अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका एक बेटा ही था जिसकी उम्र 6 साल थी और नाम था शहज़ादा शामी। शहज़ादा शामी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, मगर दूसरे बच्चों की तरह इसकी भी बाप से मोहब्बत सिर्फ दिन दिन की हुआ करती थी। रात को वो अपनी माँ मलिका हुस्न बानो के पीछे लग जाता। वो इसे खाना खिलाती, शब ख्वाबी का लिबास पहनाती, फिर अपने पास लटाकर चिड़िया चिड़िया की कहानी सुनाती। कहानी सुनते सुनते ही वो सो जाया करता था। एक रोज़ बादशाह को किसी काम से मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। जब वो सफ़र पर रवाना होने लगा तो शहज़ादा शामी ज़िद करने लगा कि वो भी इसके साथ जाएगा। बादशाह को अपने शहज़ादे से बहुत मोहब्बत थी। इसकी ज़िद देखकर वो परेशान हो गया। बादशाह की परेशानी देखकर मलिका हुस्न बानो ने हंसकर कहा, आप परेशान ना हो, मैं शहज़ादे को बहला लूँगी। हमारा शहज़ादा ज़िद्दी थोड़ा है। ज़िद तो गंदे बच्चे करते हैं। अम्मी हजूर, हम ज़िद नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अब्बा हजूर के साथ जाने को कह रहे हैं। शहज़ादा शामी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन शहज़ादे अगर आप चले गए तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? आपके अतालिक पूछेंगे नहीं कि शहज़ादा साहब कहाँ चले गए? मलिका ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि हमारे अतालिक को भी हमारे साथ भेज दें, हम वहाँ पढ़ लिख कर भी लिया करेंगे। इस तरह हमारी तालीम का भी नुकसान नहीं होगा। शहज़ादे ने खुश होकर कहा, लेकिन शहज़ादे ये भी तो देखें, आपके अब्बा हजूर भी चले जाएंगे, आप भी इनके साथ जाना चाहते हैं। मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? फिर जश्न बहारा का मेला भी शुरू हो गया है। इस दफ़ा हमारे मुल्क में खुदा के फजल से फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। इस खुशी में पूरे मुल्क के किसान इस मेले में शिरकत के लिए आएंगे। तरह तरह के खेल तमाशे होंगे, जानवरों की नुमाइश होगी, बड़े बड़े झूले लगेंगे, हर चीज़ की देखने वाली होगी। नट मज़े मज़े का करतब दिखा रहे होंगे। घोड़ों और ऊँटों का नाच होगा जो ढोल ताशों की आवाज़ में रक़्स कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें देखने में कितना मज़ा आएगा। शहज़ादा शामी की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हुई। इसने पहली दफ़ा सुना था कि घोड़े और ऊँट भी रक़्स करते हैं। इसने बादशाह से कहा, अब्बा हजूर, आप सफ़र पर रवाना हो, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अम्मी हजूर महल में अकेली होंगी। रात को अगर कोई भूत या चुड़ैल आ गई तो क्या होगा? हम इनके पास ही रहेंगे, इनका ध्यान रखेंगे। शहज़ादे शामी का ये मासूमाना बहाना सुनकर बादशाह को हंसी आ गई। वो समझ गया था कि मेले के मुतल्लक बातें सुनकर इसने अपना इरादा बदल लिया है। इसने कहा, बेटे, जब तुम मेला देखने जाओ तो अपनी अम्मी हजूर के साथ साथ ही रहना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, कहीं खो मत जाना। ये कहकर बादशाह अपने वज़ीर और सिपाहियों के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। चंद रोज़ बाद मलिका शहज़ादे को अपने साथ मेला दिखाने के लिए ले गई। ये मेला मुसलसल 1 माह तक लगता था और वो शहज़ादा एक बग्घी में सवार होते और बहुत से सिपाही इनके हमरा थे। मेला एक बहुत बड़े मैदान में लगा था। भांत भांत के लोग इधर उधर घूम रहे थे। जगह जगह खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त के लिए ख्वांचा फरोश इधर से उधर घूमते फिरते रहते थे। रंग बिरंगे घाकर पहनी औरतें लकड़ी और मिट्टी के खिलौने बेच रही थीं। मेले में ये चहल पहल देखकर शहज़ादा शामी को बहुत मज़ा आ रहा था। इसने चुपके से मलिका के कान में कहा, अच्छा हुआ हम अब्बा हजूर के साथ नहीं गए। इसकी बात सुनकर मलिका मुस्कुराने लगी। एक जगह शहज़ादे ने बहुत से लोगों को बड़े बड़े ढोल बजाते देखा। ये मंजर इसको इतना पसंद आया कि इसने खिड़की में से सर निकालकर बग्घी बांध से कहा कि वो बग्घी रोक दे। फिर वो दिलचस्पी से ढोल बजाने वालों को देखने लगा। इन ढोलों को इन्होंने गले से लटका रखा था और लकड़ी की मोटी मोटी छड़ियों से ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे। ढोल बजाने वालों ने जर्द रंग के लिबास पहने रखे थे और सर पर सुर रंग के साफे बांधे हुए थे। शहज़ादे ने अपनी ज़िंदगी में ढोल पहले कभी ना देखा था। इसने बग्घी चलाने वाले से पूछा, ये क्या चीज़ है और इसमें से इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है? शहज़ादे की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बोला, शहज़ादे साहब, इसका नाम ढोल है और लोग इसे खुशियों के मौका पर बजाते हैं।
انہیں شیشم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات شہزادہ شامی کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ محل لوٹے۔ شہزادہ شامی کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، ہمیں ایک بڑا سا ڈھول چاہیے، ہم اسے بجائیں گے ویسے ہی جیسے وہ لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، شہزادے جانی، ہم آپ کو ڈھول نہیں دلائیں گے، آپ ایک شہزادے ہیں، شہزادے ڈھول نہیں بجاتے۔ یہ بھی تو سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو منع کر دیں گے، وہ ایسا نہ سوچیں، بس صبح آپ ہمیں ایک ڈھول منگوا کر دے دیجئے گا۔ شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ صبح ملکہ تو اس بات کو بھول بھی چکی تھی، مگر شہزادے نے اٹھنے کے ساتھ ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ ملکہ اس کی ضد سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے اسے ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ سن کر شہزادہ رونے لگا۔ ملکہ نے کہا، کل آپ کے ابا حضور تشریف لے آئیں گے، ہم ان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ آپ کیسے بچے ہیں کہ اپنے شوق کی خاطر ماں باپ کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے۔ ملکہ کے سخت جملے سن کر شہزادہ خاموش تو ہو گیا، مگر دوپہر تک اسے تیز بخار نے آ لیا، اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ ادھر وہ غنودگی میں بھی بڑبڑا رہا تھا، مجھے ڈھول چاہیے، میں ڈھول بجاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملکہ گھبرا گئی اور محل کے طبیبوں کو طلب کر لیا۔ انہوں نے شہزادے کا معائنہ کیا، اس کو دوائیں دی اور ان میں سے ایک طبیب نے ملکہ سے کہا، شہزادے صاحب ضد میں آئے ہوئے ہیں اور کسی بات کو ذہن پر سوار کر لیا ہے، ایسے حالات میں دوائیں اثر نہیں کرتی، شہزادے کا بخار اسی وقت اترے گا جب ان کی ضد پوری کی جائے گی۔ یہ کہہ کر طبیب تو چلے گئے۔ ملکہ بہت پریشان ہو گئی۔ ساری رات اس پریشانی میں گزر گئی۔ شہزادے کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح کنیزوں اور غلاموں کا شور غنگا مچا۔ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے ہیں، مبارک ہو، سلامت ہو۔ ملکہ دوڑ کر کھڑکی کے نزدیک گئی۔ بادشاہ محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، وہ سیدھا ملکہ کے پاس آیا۔ اس نے ملکہ کا پریشان چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا۔ ملکہ عالیہ، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں۔ ملکہ نے جلدی جلدی اسے شہزادے کی ضد کے بارے میں بتایا اور بولی، ہماری تو سوچ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا کہ ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ شہزادے نے تو عجیب سی ضد لگائی رکھی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور شہزادے کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم آ گئے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تعجب ہے ملکہ، آپ اتنی سی بات سے پریشان ہو گئی ہیں۔ شہزادہ بچہ ہے، بچے تو ضد کرتے ہیں، آپ نے کبھی ہمیں ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم بھی بچپن میں بہت ضدی تھے، مگر بڑے ہو کر ٹھیک ہو گئے ہیں، بڑے ہو کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہزادے کو تیز بخار تھا اور وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ بادشاہ نے اسے گود میں اٹھایا اور آواز دی۔ بادشاہ کی آواز سن کر شہزادے نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بادشاہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بادشاہ نے اسے بستر پر بٹھایا اور پھر تالی بجائی۔ کمرے کے دروازے پر موجود دربان اندر آیا۔ ہمارے سامان میں ایک خوبصورت چمڑے کا صندوق ہے، اسے پیش کیا جائے، بادشاہ نے دربان سے کہا۔ دربان نے جھک کر کہا، ابھی حاضر کیا جاتا ہے، حضور بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غلام وہی صندوق لے کر حاضر ہو گیا اور دیوار کے ساتھ رکھی لکڑی کی میز پر رکھ کر رخصت ہو گیا۔ شہزادے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے جو چیزیں لے کر آئے ہیں انہیں دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ ملکہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھیے شہزادے، آپ کے ابا حضور آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائے ہیں، چلیں اب ہم سے وعدہ کریں کہ اس کے بعد ڈھول کی ضد نہیں کریں گے۔ ڈھول کا نام سن کر شہزادے کو پھر سے سب کچھ یاد آ گیا۔ وعدہ تو وہ کیا کرتا۔ اس نے کٹی والی انگلی ملکہ کو دکھائی اور دوسری طرف گھوم کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ چڑ گئی، جل کر بولی، ٹھیک ہے، آپ کے ابا حضور تشریف لے آئے ہیں، خود ہی نپٹ لیں گے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شہزادے کو احساس ہو گیا ہے کہ بادشاہ بستر سے اٹھ گیا ہے۔ اس نے گھٹنوں میں سر اس لیے دبایا ہے کیونکہ اسے اپنے باپ پر فخر ہے۔
बादशाह मेज़ पर रखे संदूक की जानब जा रहा था। शहज़ादा दिल में सोचने लगा, अब्बा हजूर मेरे लिए क्या है। अचानक थोड़ी देर बाद इसके कानों में आवाज़ गूंजी, डम डम। इसने चौंक कर पीछे घूम कर देखा तो क्या देखता है, बादशाह के हाथों में एक बड़ा सा डोल है और इसमें एक पट्टी भी मौजूद है ताकि इस गले में लटकाया जाए। शहज़ादा जल्दी से बिस्तर से छलांग मारकर नीचे उतरा और बादशाह के पास पहुंच गया। खुशी के मारे इसका बुरा हाल था। मलका हैरत के मारे गंग होकर रह गई। बादशाह इसकी हैरानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। प्यारी मलका, आप मज़ीद हैरान होगी, इस संदूक में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। शहज़ादे ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, अब्बा हजूर अब कितने अच्छे हैं। शहज़ादे को जितनी जल्दी बुखार चढ़ा था, ढोल देखकर इतनी ही जल्दी बुखार उतर गया। बादशाह ने मलका से कहा, हम जब अपने दोस्त के मुल्क में पहुँचे तो वहाँ भी जश्न बहारा मनाया जा रहा था। इनका भी बेटा हमारे शहज़ादे जितना है। अपने बेटे को इन्होंने एक किसान का सुहाग भरा हुआ जिसकी फसल बहुत अच्छी होती है और वो इस खुशी का इजहार ढोल बजाकर करता है। ये तमाशा हमने अपने दोस्त बादशाह और उनकी मलका के साथ देखा था और हमें इतना पसंद आया कि हमने भी फ़ैसला कर लिया कि अपने शहज़ादे को किसान बनाकर इस मेले में खुद भी शिरकत करेंगे। हमारे इस फैसले से हमारे दोस्त बादशाह भी बहुत खुश हुए थे। इन्होंने ये ढोल और शहज़ादे के रंग बिरंगे कपड़े हमें तोहफे में दिए हैं। इन्होंने हमें एक बड़े काम की बात भी बताई। इन्होंने कहा कि हम हर साल जश्न बहारा के मौका पर अपनी राया में इन्हीं की तरह का कोई भेस बदल कर इनकी खुशियों में शिरकत करते हैं। कभी मज़दूर बन गए, कभी ताजर, कभी फल बेचने वाला, कभी धोबी, कभी हजाम और कभी गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने वाला हाकरोब। हमारी इन बातों से वो लोग बहुत खुश होते हैं कि इनका बादशाह इनकी खुशियों में भरपूर तरीके से शिरकत करता है और कोई सा भी रूप धार कर इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। मलका हैरानी से बादशाह की बातें सुन रही थी। बादशाह खामोश हुआ तो वो बोली, हम तो नाहक शहज़ादे की फरमाइश सुनकर परेशान हो गए थे कि जब वो ढोल बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे। हमें अफसोस है कि हमारी वजह से हमारा शहज़ादा बीमार पड़ गया। वाकई अपनी राया के साथ घुल मिल जाना कोई बुरी बात नहीं। फिर शहज़ादे ने शहज़ादे को वो कपड़े दिखाए जो इसके दूसरे दो बादशाह ने इसके लिए दिए थे। इन कपड़ों में सफ़ेद पजामा, पीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की वास्किट और हल्के नीले रंग का साफ़ा था। पाँव में पहनने के लिए सुनहरी कामदारी खुस्से थे। इन चीज़ों को देखकर शहज़ादा तो बहुत ही खुश हुआ। बादशाह ने इसी वक्त अपने वज़ीर को बुलाकर इसे हदायत दी कि कल वो मेले में एक पंडाल का इंतज़ाम करवा दे, क्योंकि वो मलका और शहज़ादे के साथ मेले में शिरकत करेंगे। अगले रोज़ सब मेले में पहुँचे। शहज़ादा किसान के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बादशाह ने इसे बग्गी के अंदर ही छुपाया हुआ था। मेले में पहुंचकर जब सब अपनी अपनी जगह बैठ गए तो वज़ीर ने ऐलान किया कि अब इनके सामने एक ऐसे किसान को पेश किया जाएगा जिसकी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं और वो खुशी से निहाल है। इस ऐलान का बाद शहज़ादा शामी बग्गी में से निकला। लोगों ने जब अपने शहज़ादे को किसान के रूप में देखा तो वो खुशी से बेहाल हो गए। लोगों ने शहज़ादे को खुशामदीद कहने के लिए तालियां बजाईं। जिनको सीटी बजाना आती थी उन्होंने सीटियां बजाईं। बाकी लोग मुख्तलिफ नारे लगा रहे थे। इसी दौरान वहां से कुछ लोग ढोल बजाते हुए निकल रहे थे। इन्होंने जब शहज़ादे को किसान बना देखा तो वहीं रुक गए। वो ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहे थे। शहज़ादा भी इनके पास पहुंच गया और ख़ुद भी ढोल बजाने लगा। ये तमाशा काफ़ी देर तक चलता रहा। शहज़ादे को खुश देखकर बादशाह और मलका भी बहुत खुश थे। मेले में शिरकत करने वालों की भी खुशियाँ दोबाला हो गई थी। दोपहर हुई तो बादशाह ने वापसी की ठानी। अब वो लोग वहाँ से रवाना नहीं हुए थे कि शहज़ादे ने एक नौजवान को देखा। इसके पास घोड़े का बहुत छोटा सा खूबसूरत सा बच्चा था। शहज़ादा इस घोड़े के बच्चे को देखता ही रह गया। वो था ही इतना खूबसूरत और बाकमाल। वो नौजवान शहज़ादे के पास आया और बोला, शहज़ादे साहब, मेरे पास कितना खूबसूरत घोड़े का बच्चा है। अगर आप अपना ढोल मुझे दे दें तो मैं इसके बदले में ये घोड़े का बच्चा आपको दे दूंगा। सच्ची बात ये थी कि शहज़ादा ढोल बजा बजा कर थक गया था। इसको गले में लटकाए लटकाए इसकी गर्दन भी बहुत दर्द कर रही थी। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसके कान भी अब तक साएं साएं कर रहे थे। इसे ढोल में यकदम कई बुराइयां नज़र आने लगीं और चमकदार आंखों वाला घोड़े का बच्चा अच्छा लगने लगा। इसने मलका से कहा, अम्मी हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं अपना ढोल देकर घोड़े का यह प्यारा सा बच्चा ले लूँ। मलका ने फ़ौरन इजाज़त दे दी।
शहज़ादे ने ढोल दे कर घोड़े का बच्चा लिया और खुशी खुशी महल आ गया। महल पहुंचकर वो इसको लेकर बाग में पहुंचा और इसके साथ खेलने लगा। घोड़े का बच्चा भी इतनी सी देर में इसने मनूस हो गया था। शहज़ादा शामी दौड़कर इससे दूर जाता और इशारे से इसे बुलाता तो वो भागकर इसके पास जाता। बादशाह और मलका अपने कमरे की खिड़की में से ये सब देख रहे थे। बादशाह ने मलका से कहा, देखा, हमने थोड़ी समझदारी से काम लिया तो शहज़ादे की तवज्जो इस ढोल की तरफ से हट गई। इस नौजवान को हमने ही घोड़े का बच्चा लेकर भेजा था। मलका मुस्कुराते हुए बोली, शहज़ादे के इस शौक़ से मैं तो परेशान हो गई थी। खुदा का शुक्र है कि आपकी अक्लमंदी काम आ गई। बादशाह ने कहा, मलका, इतनी उम्र के बच्चे अजीब अजीब ज़िद्दें करते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो इस मामले में सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करे। ऐसे मामलात में गुस्सा करना और बच्चों पर सख्ती करना मुनासिब नहीं। देखा नहीं, इस ज़रा सी बात की वजह से शहज़ादे ने अपने जहन पर कितना असर ले लिया था और बीमार पड़ गया था। बात हालांकि मामूली सी थी। मलका शर्मसारी से बोली, गलती मेरी थी। अगर मैं नरमी से काम लेती तो शहज़ादा ज़िद में आकर बीमार भी ना पड़ता। बच्चों की ज़िद्दें अगर बेज़रर हों तो इन्हें मानने में कोई हर्ज नहीं। इसी वक्त इनके कानों में शहज़ादे के हंसने की आवाज़ आई। इन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, शहज़ादे इस कोने से उस कोने तक घोड़े के बच्चे से दौड़ का मुकाबला कर रहा था। घोड़े का बच्चा हालांकि तेज़ भाग रहा था, मगर शहज़ादा शामी के भागने की रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी और वो जीत गया था। ये मंज़र देखकर बादशाह और मलका भी मुस्कुराने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।